हेलो एवरीवन, प्यारे साथियों, अगर आपने वीडियो को ओपन कर दिया है तो एक मिनट मेरी बात सुनकर जाइए। यू मोस्ट वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश विद एम खान। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं अपने चैनल पर। और दूसरी बात, मैंने देखा है कि जो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप ओपन किए हैं तो इसको समझने के लिए मैंने कई साल तक स्टूडेंट्स को पढ़ते देखा है, लेकिन वो फिर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को आसानी से नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो अंदर का सिस्टम है वो काफ़ी जटिल होता है। ठीक, इसके अंदर कुछ नाम है, कुछ संरचनाएं हैं। लेकिन साथियों, अगर आपने वीडियो को ओपन किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देख कर जाएं। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, 200% कह सकता हूं, फिर आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम 100% समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपने इसको बिना समझे किसी भी बुक से पढ़ने की कोशिश की तो मैं 200% गारंटी लेता हूं कि आप पढ़ेंगे और दिमाग से उड़ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सामने। देखो, ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसे हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये मैंने जो इंग्लिश में बोला है इसका क्या मतलब है? ये आपका कहलाता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो जाना, ये आपका कहलाता है श्वसन। ये आपके दिमाग में एक बात आती होगी, क्या हम जो सांस लेते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं तो क्या ये हमारा श्वसन कहलाता है? तब आप बिल्कुल गलत हो। ठीक है साथियों, अगर आप ये सोचते हैं कि वायु को शरीर के अंदर लेना और फिर वायु को बाहर निकालना ये हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है या फिर ये हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि ये आपका ऑक्सीडेशन नहीं कहलाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, जो भी चीज़ हम खाते हैं हमारे शरीर में वो जाती है। ठीक, तो वो कोशिकाओं के अंदर जाकर उसका दहन होता है। दहन होने का मतलब है कि फूड जो भी हम यूज़ करते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद में उसका दहन होता है। ठीक है, और दहन के बाद में जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो आपकी कहलाती है रेस्पिरेशन। वो आपकी कहलाती है रेस्पिरेशन। ठीक है, और इस काम को करने के लिए जिस तंत्र की हमें ज़रूरत पड़ती है साथियों, इस काम को करने के लिए जिस तंत्र की हमें ज़रूरत पड़ती है वो आपका कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब समझने की हम कोशिश करते हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो इससे आगे भी आपको देखना आपकी जिम्मेदारी है। साथियों देखो, सबसे पहले क्या होता है साथियों, हम जो है नेसल कैविटी से किसी वायु को अंदर लेते हैं। ठीक है, नेसल कैविटी आपका कहलाता है नाक का मार्ग। ठीक है, तो अगर हम नेसल कैविटी की बात करते हैं तो नेसल कैविटी मुख्य रूप से किसी भी चीज़ को सूंघने के काम में हम लाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है साथियों, ये हमारा श्वसन नाल का भी काम करता है, यानी कि सांस की नली का भी ये हमारा काम करता है। और इसके कुछ काम इस तरह से होते हैं कि इसके साथ आने वाले धूल के कण या फिर कुछ हानिकारक बैक्टीरियाज जो होते हैं वो शरीर के अंदर जाने से रुक जाते हैं। ठीक है, तो नेसल कैविटी का काम क्या होता है? सांस लेने का, और ये कुछ हानिकारक बैक्टीरियाज या धूल के कण को शरीर में जाने से रोक देता है। पहली बात तो आपने यहाँ पर समझ ली नेसल कैविटी के बारे में। ठीक है, जो आपके नाक का अंदर का पार्ट होता है। अब हम बात करेंगे साथियों किसकी? फेरिंग्स की बात करेंगे। तो देखो, फेरिंग्स का क्या मतलब है? ठीक है, ये हमारी जो नासा गुहा के, ये जो हमारा नासा गुहा के ठीक पीछे का स्थान होता है। ठीक, नासा गुहा आपकी ये है और इसके ठीक पीछे का स्थान क्या कहलाता है? आपका फेरिंग्स कहलाता है। ठीक, इससे हमारा कुछ भी लेना देना खास नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साथियों लैरिंग्स की, तो लैरिंग्स का काम क्या होता है? लैरिंग्स का सबसे महत्वपूर्ण काम आपका होता है कि ये फेरिंग्स को ट्रेकिया से जोड़ता है। ठीक, देखिए, कुछ छात्रों को, कुछ साथियों को ऐसा लग रहा होगा कि कैसे कैसे नाम है, चलो छोड़ो वीडियो और बढ़ते हैं आगे यार, दूसरा देखेंगे। तो आप भाई यहाँ पर ना घाटे में चले जाओगे। ठीक, समझते रहो बस। जो आपका फेरिंग्स होता है उसको ट्रेकिया से जोड़ने का काम करता है आपका लैरिंग्स। ठीक है, और जो आपका फेरिंग्स होता है उसको हम ग्रेसनी बोलते हैं और ट्रेकिया को हिंदी में ट्रेकिया ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स, इसको हम बोलते हैं स्वर बॉक्स, यानी कि ये हमारा आवाज़ निकालने के काम में आता है। जैसे कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपको मैं टीच कर रहा हूँ, तो ये जो मैं कर रहा हूँ किससे कर रहा हूँ साथियों? ये आपका लैरिंग्स मुझको यहाँ पर हेल्प कर रहा है बोलने के लिए। ठीक है, अब होता क्या है साथियों,
जो आपका ये लैरिंग्स होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात और जानते हैं। ये पहली बात क्या करता है, श्वसन मार्ग का काम करता है, ठीक। और होता क्या है, होता ये है आपका, इसका मुख्य कार्य जो होता है वो आपका ध्वनि का उत्पादन करना होता है साथियों। क्या होता है, ध्वनि का उत्पादन करना होता है। और इसके एक साइड में पत्ती के समान संरचना लटकी होती है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या कहते हैं, ये आपकी पत्ती के समान जो संरचना है इसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। जब कुछ भी निगला जाता है साथियों, देखो काम इसका, जब हम कुछ भी खाते हैं तो जैसे कि हम कुछ निगलते हैं ना, तो ये जो एपिग्लोटिस होती है ये बंद हो जाती है और हमारा खाना जो है वो सांस नली में नहीं जाने देती है, वो ठीक हमारा कहाँ चला जाता है, स्टोमक में जाने देती है, ठीक है, ठीक है ना। अगर ये हमारी खुली रह जाए, कभी कभी होता है कि हम बात करने के दौरान कभी कभी कुछ खाते हैं और अचानक हमें कुछ कहना होता है, तो आपकी जो लैरिंग्स का जो ये आपका एपिग्लोटिस है ये साथियों खुल जाता है और खाने के कुछ कण इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और आप जानते हैं खाने में मिर्च होती है, तेल होता है, जिसके वजह से हमें फंदा लग जाता है बहुत बुरा सा। और हमने महसूस किया होगा कि कभी कभी आपको भी फंदा ज़रूर लगा होगा एक ना एक बार, तो आपके नाक में ना यहाँ इधर साइड में कुछ मिर्च मिर्च सी महसूस होती है। तो साथियों ये आपका एपिग्लोटिस से ही चलकर वो कण ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते रहो। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रेकिया की। तो साथियों ट्रेकिया जो आपका होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखो ट्रेकिया आपकी, ट्रेकिया जो होती है ना वो आपकी बक्ष गुहा में प्रवेश करती है, ठीक। ट्रेकिया जो है इस वाइट नली को बोलेंगे जो आपकी सबसे बड़ी नली का यहाँ पर काम कर रही है। तो ये बक्ष गुहा में प्रवेश करती है। और साथियों इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इसके हमारे दो पार्ट होते हैं। देखो एक पार्ट ये गया और एक ये गया, ठीक है। और साथियों तीसरा जो इसका बड़ा पॉइंट है वो ये होता है कि आपका जो ट्रेकिया का दाया पार्ट होता है वो साथियों हमारा 3 शाखाओं में बंटता है। एक आपकी शाखा ये गई, एक ये गई और एक इधर चली गई, ठीक है। और ये जो आपका दाया पार्ट होता है ये आपका 2 शाखाओं में बंटता है, ठीक है। तो ट्रेकिया के बारे में हमने क्या जाना कि ये बक्ष गुहा में प्रवेश करती है और इसका दाएं पार्ट के 3 भाग होते हैं और बाएं पार्ट के इसके 2 भाग होते हैं, ठीक। जैसे कि किसी पेड़ की शाखा होती है ना, तो आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो पेड़ की शाखा की तरह बनेगी, ठीक है। लेकिन आगे अगर हम चलेंगे तो आगे हम देखेंगे कि जो आपका ट्रेकिया था उसके जो 3 पार्ट थे, तो साथियों उसके पार्ट के अगले सिरे पर ना, इधर अगले सिरे पर आपको जैसे पेड़ पर पत्ती नज़र आती हैं, ऐसे ही इसके अगले सिरे पर एक छोटी छोटी गेंदनुमा संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। छोटी छोटी गेंदनुमा संरचनाएं बहुत सारी दिखाई देती हैं। इन गेंदनुमा संरचनाओं को साथियों, इन गेंदनुमा संरचनाओं को हम बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। और जो इनके 3 शाखाओं में ये बटे थे ना, इनको हम ब्रोंकियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन शाखाओं को ब्रोंकियाई बोलते हैं। और इन ब्रोंकियाई के ऊपर जो छोटी छोटी गेंदनुमा संरचनाएं हैं इनको हम एल्वियोली बोलते हैं। अब इनके काम क्या है ये सुनो। इनका काम ये होता है जब नेसल कैविटी से वायु चलकर आती है, ठीक है, तो ये हमारा एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और वो वायु चली जाती है ट्रेकिया के अंदर। जब यहाँ तक ट्रेकिया में आ जाती है साथियों, तो ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद में ये आ जाती है ब्रोंकियाई में। अब ब्रोंकियाई से जो वायु होती है चलकर हमारी जाती है एल्वियोलीज के अंदर, जो छोटी छोटी गेंद्स होती हैं आपकी, ठीक है। अब इन एल्वियोली का काम क्या होता है, देखिए जब वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है तो उसका जो दाब होता है वो 100 mm होता है, ठीक है। लेकिन जो एल्वियोली के अंदर वायु दाब होता है वो आपका 46 mm होता है। तो साथियों ये आप नॉर्मली सेंस में जानते हैं कि जहाँ पर वायु दाब कम होता है तो हमारा वायु दाब उच्च वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ बहने लगता है। ये आप अच्छे से जानते हैं या नहीं, ठीक है। ये विसरण की क्रिया कहलाती है आपकी। तो होता क्या है, इन फेफड़ों के अंदर दाब होता है आपका 100 mm और एल्वियोलीज के अंदर जो दाब होता है वो आपका 46 mm होता है, ठीक। तो अब होगा क्या, ज़्यादा दाब से कम दाब की तरफ वायु के अणु चलना शुरू कर देते हैं। तो फेफड़ों से हमारे एल्वियोलीज की तरफ वायु के अणु चलना शुरू कर देते हैं और ऑक्सीजन, देख रहे हैं, वायु यहाँ पर पहुँच गई, एल्वियोलीज के अंदर पहुँच गई। और साथियों एल्वियोलीज हमारे अंदर से कैसे होते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए एल्वियोलीज को अगर हम और निकटता से देखें तो इस तरह की ये संरचनाएँ आपकी होती हैं, ठीक है।
ये आपकी एल्वियोलीज हैं। तो अगर इनके भी अंदर की संरचना अगर हम देखना चाहें साथियों, तो ये आपकी इस तरह की होती हैं। देखो ये आपकी एक एल्वियोलीज है, ठीक। अगर आप इसको काट कर देखेंगे तो ये जो आपकी कटोरी नुमा संरचनाएं हैं छोटी छोटी गेंद को काटने के बाद में, ठीक, तो एल्वियोलीज, इनके अंदर क्या होता है, लो दाब प्रेशर होता है, ठीक, लो प्रेशर होता है, यानी कि 46 mm। तो इसके अंदर जैसे ही हवा भरती है साथियों, तो यहाँ पर जैसे ही हवा भरती है तो ये ब्लड के संपर्क में आती है। क्या आती है, ब्लड के संपर्क में आती है। और ब्लड के अंदर हम जानते हैं हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, यानी कि Hb पाया जाता है। तो इस वायु से हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो यहाँ से बाहर की तरफ चलना लगता है, ठीक है। तो यहाँ से वो बाहर की तरफ चलने लगता है और शरीर के विभिन्न स्थानों पर वो पहुँचने लगता है, ठीक है। लेकिन इसका ही अपोजिट क्या होता है, जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपके शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो ये था आपका थोड़ा सा परिवहन किसका, हवा का, ये किस तरीके से आता है शरीर के अंदर और किस तरीके से ये साथियों हमारे शरीर में जाता है, ठीक। तो एक बार और इस चीज़ को समझ लें छोटा सा कि ये हमारा कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक। नेसल कैविटी से चला, ये आप अच्छे से जानते हैं, फेफड़ों के अंदर आ गया। फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंकियाई होते हैं उन पर हमारे एल्वियोली होते हैं। तो एल्वियोली के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा वहाँ से हमारा ऑक्सीजन अलग कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन हमारा अलग हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की सहायता से अलग कर लिया गया, तो साथियों होता क्या है, ये हमारे शरीर की विभिन्न सेल्स तक पहुंच जाता है। और विभिन्न सेल्स तक पहुंचने के बाद में क्या होता है, विभिन्न सेल्स तक पहुंचने के बाद में होता है ऊष्मा का दहन, ठीक है। जो भी चीज़ हमने खाई है, जो भी हमने खाया है वो हमारी सेल्स तक जरूर जाता है और वहाँ पर ऊष्मा का दहन होता है। फिर हमारा पायरुविक अम्ल की क्रिया होती है और क्रेब्स चक्र आपका बनता है। ये सारी बातें हैं, अब किसी भी बुक से आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आने लगेगा आपको, ठीक है। तो फिर इस तरह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। अब हम इससे संबंधी जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है साथियों, श्वसन की क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो जल्दी से बताइए आप, श्वसन की क्रिया से आप क्या समझते हैं। कुछ साथी हमारे सोच रहे होंगे ऑक्सीजन अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। तो ये आपकी बचपन की सोच थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल फंक्शन है, ठीक। आगे अगर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते ही नहीं है हम, ठीक है, ठीक है, नहीं लेते नहीं है, वैसे आ जाती है अंदर लेकिन लेते नहीं है, वो हमारे किसी काम की होती नहीं है। अगर हम बात करते हैं तीसरे की, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना, तो यही तो हमने बताया था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो सी आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये हमारी सेल्स के अंदर पहुँचेगा और इसका हमारा दहन होगा, तब जो हमारी ऊर्जा एनर्जी निकलेगी वही कहलाता है हमारा क्या जी, वही कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। साथियों वायुमंडलीय हवा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका, तो जल्दी से बताइए कितनी होती है। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका आंसर आपका डी है, 20.95 होती है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा। और ये 78 ये आपकी नाइट्रोजन है, ठीक है। और ये जो है आपकी, ठीक है, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04। और ये जो 93 है आपकी, ये आपकी आर्गन होती है, ठीक है, आर्गन जो आपकी अक्रिय गैसें होती हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आ गया होगा। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रक्त में ऑक्सीजन को पकड़ने का काम कौन करता है। अभी हमने बात की थी साथियों कि आपका जो एल्वियोलीज होते हैं उनके अंदर जब आपकी ऑक्सीजन पहुंचती है तो कौन यहाँ से ऑक्सीजन को पूरी शरीर के अंदर लेकर जाता है, ब्लड के माध्यम से। तो अभी आपने पढ़ा था Hb यानी कि हीमोग्लोबिन। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अब आपके समझ में आ जाएगा। हीमोग्लोबिन है जो कि शरीर के अंदर हमारे ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है, जो कि रक्त के अंदर उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कुल कितने कण ATP के बनते हैं। तो साथियों 2 बनते हैं, ठीक है।
2 कण एटीपी के बनते हैं। तो ये आपका एटीपी कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है आपका, ठीक है। इसको आप